सो दिस इज सेकंड पार्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। हमें पता है एंथैल्पी चेंज जो होता है वो डिनोट होता है डेल्टा एच से। सो चेंज इन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। बट उस डेल्टा एच तक पहुंचने के लिए हमें पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। डेल्टा एच का मतलब है कि जब पॉलीमर और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो हीट पे क्या फ़र्क पड़ा, हीट एब्जॉर्ब की गई कि लिबरेट हुई, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। तो उसके लिए हमें थोड़े से पहले इंट्रैक्शंस की बात करनी पड़ेगी। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलीमर प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड प्योर पॉलीमर पॉलीमर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय सॉल्वेंट पॉलीमर इंट्रैक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर 1 से, तो पहले जब हमने पॉलीमर को ऐड नहीं किया हुआ है सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में आपस के जो मॉलिक्यूल उनमें इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जब पॉलीमर डिजोल्व नहीं किया हुआ तो वहाँ पे पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शंस थी, यानी कि जो पॉलीमर के आपस के मॉलिक्यूल थे वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो इसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ प्योर पॉलीमर। बट जैसे ही हमने इसको डिजोल्व करने की कोशिश की, दीज इंटरेक्शंस वर रिप्लेस्ड बाय सॉल्वेंट पॉलीमर इंटरेक्शंस। तो इसको हम 1-2 कह रहे हैं। 1-2 का मतलब हुआ कि एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ पॉलीमर है। तो अगर इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट कंबाइनिंग विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट गिविंग राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पॉलीमर सिस्टम। तो ये प्योर सॉल्वेंट सिस्टम हुआ, ये प्योर पॉलीमर सिस्टम हुआ, और ये आफ्टर डिसोल्यूशन सॉल्वेंट पॉलीमर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है कंडीशन। तो ये इक्वेशन है। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हमने नेट एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना होगा, कब, जब पॉलीमर और सॉल्वेंट ने पेयर बना लिया है ये वाला, तो क्या एनर्जी चेंज आया उसको हम लिखेंगे डेल्टा E12, यानी कि जब पॉलीमर और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया गया है, सॉल्यूशन बन चुका है, तो जो नेट एनर्जी चेंज है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि एनर्जी जो बाद में बनी, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तभी आएगा ना डेल्टा ई। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करना पड़ेगा, तो फाइनल एनर्जी इस पेयर की, तो इसको हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ E12 माइनस एनर्जी ऑफ दिस फैक्टर 1 एंड 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सो ये माइनस हाफ इंटू दिस। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से डेल्टा E12 की वैल्यू हमें चाहिए होगी, यानी कि चेंज इन एनर्जी चाहिए होगा। तो इसको आपने रिमेंबर रखना है, नोटेड रखना अपने पास। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद एनी पॉलीमर सेगमेंट X इन द सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ X। अब देखो हमने वो C मॉडल पढ़ा था या लैटिस मॉडल पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में कुछ, तो उसमें लिखा था कि जो कोऑर्डिनेशन साइट्स होती है, या जो कहते हैं कि जो लैटिस साइट्स होती हैं और जो पॉलीमर के सेगमेंट होते हैं वो उन लैटिस साइट्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके जो सराउंडिंग के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे ना, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं उन सेगमेंट के साथ। तो जितने ज़्यादा सराउंडिंग में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जेड, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ कि जो कोई पर्टिकुलर पॉलीमर सेगमेंट है जिसको मान लो हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग में कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अभी आगे कह रहा है इफ़ N2 बी द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। ये अंडरस्टूड है, हम पहले बात कर चुके कि N2 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर सेगमेंट्स इन द सॉल्यूशन विल बी, मान लो कि एक सेगमेंट में X, एक पॉलीमेरिक चेन में X सेगमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स कितनी है अब हमारे पास, N2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, X फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई N2। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फैक्टर XN2। ये क्लैरिटी में चलना है अपनी, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई डाउट होना चाहिए कि XN2 क्या है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉलीमेरिक सेगमेंट्स की बात हो रही है जितने भी प्रेजेंट है। In that case, the total number of polymer-solvent interactions in terms of volume fraction of the solvent can be given as। अब ये theoretical value है या कुछ complicated procedures से calculate की हुई value है, इसको आपने learn करना है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि total number of polymer-solvent interactions in terms of volume fraction of the solvent। तो अब total number of solvent की interaction अगर हमने देखनी है पॉलीमर सॉल्वेंट की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि total number of segments कितने हैं, यानी कि ये वाला फैक्टर XN2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई जेड। जेड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है अवेलेबल है इंटरेक्शन के लिए। सो फैक्टर
टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय किसकी बात कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यस ऑफ कोर्स. सो इट इज़ एक्स एन टू जेड वी वन. ये फैक्टर कहाँ से निकला, ये आपने कैलकुलेट, ये अंडरस्टैंड कर लेना कहाँ से आया. दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने सेगमेंट प्रेजेंट है और कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. दैट इज गिविंग दिस वैल्यू v1. सिमिलरली अगर यही वाली इक्वेशन या यही वाला कंसेप्ट जो हमने यहाँ अंडरस्टैंड किया, इसको हमने अप्लाई करना है. अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया था पॉलीमर के लिए, अब अगर हमने इसको सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करना होगा, सॉरी यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया था वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि v1 है. अगर सिमिलर कंसेप्ट को हमने अप्लाई करना है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा. तो उस टाइम सिचुएशन कैसे चेंज होगी. सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द पॉलीमर विल बी इक्वल टू n1. अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो हम ले रहे थे टोटल नंबर ऑफ पॉलीमेरिक सेगमेंट्स. जब हमने इसको पॉलीमर के वॉल्यूम फ्रैक्शन की टर्म्स में करना है तो ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अब हम बात कर रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जेड ही रहेगी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय v2 एंड दिस v2 इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर, क्योंकि जो 2 सब्सक्रिप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये आपने देख लेना है कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो जब आप सॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे वॉल्यूम फ्रैक्शन, जब आप पॉलीमर के लिए अप्लाई करेंगे तो सिचुएशन इससे बिल्कुल उल्टी हो जाएगी. यहाँ पे हमने पॉलीमर सेगमेंट का नंबर लिया था, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का नंबर लेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर लेंगे. यहाँ पे हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिया था, यहाँ पे हम वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट का लेंगे. बट ये क्लियर है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर की बात कर रहे हैं तो चाहे हम इसको समझें, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लें, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन पॉलीमर का लें, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ही रहेंगी, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी पॉलीमर की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने की है वहाँ पे उतनी ही पॉसिबिलिटी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की पॉलीमर के साथ इंटरेक्ट करने की है. सो दैट इज़ वाई दिस फैक्टर x इंटू जेड v1 इज इक्वल टू n1 जेड v2. अब ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमें अंडरस्टैंड करने जरूरी थे. अल्टीमेटली हमें यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए थी और इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अगली कैलकुलेशन में. अब हम चलते हैं डेल्टा एच की कैलकुलेशन पे, जिसकी हम एक्चुअल में बात कर रहे थे, एंथैल्पी चेंज. तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, एनर्जी चेंज पर पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सच इंटरेक्शंस. सो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी चेंज पर पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन. तो ये एनर्जी चेंज मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 आपको लर्न करनी पड़ेगी, वहाँ से निकलेगा. तो ये जो डेल्टा E12 की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन 1 में निकाली है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सच इंटरेक्शन. अब टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस कैसे निकलेगी, कितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे इन अ गिवन फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर. तो ये हमने पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको लास्ट में कहा वहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है. तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर, चेंज इन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस पॉसिबल. तो नाउ द पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर, एक और टर्म यहाँ पे आ रही है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर, psi1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, psi1. तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेटेड है दैट इज इक्वल टू psi1 इज इक्वल टू जेड डेल्टा E12 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई KT. तो ये psi1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमें ये क्यों लाना यहाँ पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ से सेपरेट करेंगे, हमारे पास फैक्टर आ रहा है जेड इंटू डेल्टा E12. तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर है जेड इंटू डेल्टा E12. सो इस फैक्टर को अगर हम सेपरेट करें तो पहली तरफ आ जाएगा psi1 इंटू KT. तो ये जो वैल्यू है एज सच जेड डेल्टा E12 यहाँ पे कंबाइन करके हम उसकी जगह पे इसकी वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे, जो कि क्या है पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर. नाउ इक्वेशन 2 कैन बी मॉडिफाइड एज, अब आपको पता है कैसे मॉडिफाई हुई. इक्वेशन 2 हम हमारे पास थी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, अब ये जो फैक्टर था डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाई जेड, सो डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू psi1 इंटू ये परे चला जाएगा KT. तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं psi1 इंटू KT, और जो बाकी का फैक्टर था N1V2 वो एज सच रहा यहाँ पे. इसको क्लियर कर लेना आपने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए
कि हम क्या कर रहे हैं, N1 और V2 को ऐसा रहने दिया, Z और डेल्टा ई को कंबाइन किया, और Z और डेल्टा ई को कंबाइन करके जो वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू psi1 KT। तो हमने ये KT psi1 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया उसकी जगह। अब यहाँ N1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाई एवोगैड्रो नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, इन दैट केस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बिकम इक्वल टू, अभी देखो ये के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स गैस कांस्टेंट, यानी आर के बराबर उसकी वैल्यू बन जाती है। तो फैक्टर के मल्टीप्लाइड बाई एन ए बन गया आर, यहाँ पे टी एस एच रहा। और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर रहे थे और डिवाइड भी कर रहे थे एन ए से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो के एन ए बना, के एन ए को रिप्लेस कर दिया आर ने। अब यहाँ जो डिवीजन में गया होगा डिवाइडेड बाई एन ए, तो N1 डिवाइडेड बाई एन ए विल गिव नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना पड़ता है एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ पे स्मॉल n1 आ गया विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये रिप्रेजेंट कर रही है एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर ए पॉलीमर सोल्यूशन। आप कोई सी वैल्यू कर, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ तक भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विद दिस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज कैलकुलेटेड।